17 फरवरी 2026 को ढाका के संसद भवन के दक्षिण प्लाजा पर एक तस्वीर उभरी जो पिछले 18 महीनों की तुलना में काफ़ी अलग थी। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। उनके बगल में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन खड़े थे और ठीक उसी समारोह में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में। ये कोई औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, ये एक संकेत था। संकेत कि 12 फरवरी के चुनाव के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक नया मोड़ आ रहा है। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के 18 महीनों में जो तनाव जमा हुआ था, उसमें अब कुछ नरमी दिखने लगी है। लेकिन ये नरमी कितनी गहरी है और कितनी स्थायी हो सकती है, आज हम इस घटना को बिना किसी लाग लपेट के विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई। मोहम्मद यूनुस अंतरिम मुख्य सलाहकार बने। उनके 18 महीनों के शासन विवादों से भरा रहा। भारत के साथ संबंधों में खासकर तनाव बढ़ा। कुछ बयान आए, कुछ नीतियां बनी जिन्हें भारत ने अपनी सुरक्षा और हितों के लिए चिंताजनक माना। 17 फरवरी को अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश अब सबमिसिव देश नहीं रहा, संप्रभुता, राष्ट्रीय हित और गरिमा वापस आई है। ये शब्द भारत के लिए एक तरह का संदेश था। फिर 12 फरवरी 2026 को चुनाव हुए। पहला चुनाव उस उथल पुथल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ जीती। 299 सीटों में से बीएनपी गठबंधन को 212 सीटें मिली। जमात इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिली। जमात के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। 16 फरवरी को यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। 17 फरवरी को तारिक रहमान शपथ ले चुके थे। पीएम मोदी ने तुरंत बधाई संदेश भेजा। ओम बिरला शपथ समारोह में पहुंचे और सबसे ठोस कदम वीजा सेवाओं को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 19 फरवरी को सिलहट में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर अनिरुद्ध दास ने प्रेस क्लब में कहा कि मेडिकल और डबल एंट्री वीज़ा तो जारी हो रहे हैं, अब ट्रैवल, स्टूडेंट, बिजनेस सभी कैटेगरी धीरे धीरे बहाल होंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में वीज़ा सेवाएं काफ़ी सीमित हो गई थी। मेडिकल टूरिज्म, व्यापार, लोगों के बीच संपर्क सब प्रभावित था। अब बहाली का संकेत है कि दोनों देश व्यावहारिक रास्ता अपनाने को तैयार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी ने भारत के खिलाफ कठोर बयानबाजी से परहेज किया। ये नरमी का संदेश था। बीएनपी कहती है कि 1971 की आज़ादी में भारत का योगदान उन्हें याद है, जबकि जमात इस्लामी ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था। यहाँ तारिक रहमान की सोच भारत के साथ सहयोगी के तौर पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर संतुलन बनाए रखना इसमें साफ साफ दिखता है। दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारिक रहमान से मुलाकात सौहार्दपूर्ण बताई गई। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर फैजल महमूद को हटाया गया, जो यूनुस के समय भारत को पर बार बार निशाना साधते थे। आवामी लीग के कई जिला दफ्तर जो बंद करा दिए गए थे अब फिर से खुलने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये राह कितनी आसान होगी। देखिए, सकारात्मक संदेश तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहली चुनौती ये कि जमात इस्लामी की 77 सीटें आई हैं। भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि जमात का इतिहास कट्टरपंथी तत्वों से जुड़ा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ गुट अभी भी सक्रिय हैं। दूसरी, बीएनपी का पाकिस्तान और चीन के प्रति ऐतिहासिक नज़दीकी है। तारिक रहमान को इस सॉफ्ट कॉर्नर को भारत की संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या है लंबित मुद्दे, गंगा जल संधि या तीसरा जल बंटवारा, उसका नवीनीकरण, सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन, व्यापार असंतुलन, मेडिकल टूरिज्म। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी दबाव में है। चावल, प्याज, बिजली, ट्रेड, इसकी भारत पर निर्भरता बनी रहेगी। तारिक रहमान जानते हैं कि बिना भारत के सहयोग के स्थिरता बहुत मुश्किल है। यूनुस के समय में तुर्की के साथ एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था, चीन के साथ ड्रोन फैक्ट्री का समझौता हुआ था। इन पर नई सरकार को फैसला करना होगा। इसी के बीच कुछ खबरें आ रही हैं कि आवामी लीग के दफ्तर खुल रहे हैं। तारिक रहमान ने उन्हें बंद नहीं करवाया। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर
उन्होंने शेख हसीना के प्रत्यार्पण को कानूनी प्रक्रिया बताया। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में कोई गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ अटकलें हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिलहाल तारिक रहमान की सरकार अपना रास्ता बना रही है। देखिए, राजनीति में रिश्ते कभी भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। यूनुस के 18 महीनों ने एक खाई खोदी थी। उस खाई को पाटने के लिए दोनों तरफ मेहनत चाहिए। भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखना है, बांग्लादेश को अपनी आर्थिक ज़रूरतों और घरेलू राजनीति का संतुलन बनाना है। अगर तारिक रहमान सफल हुए तो बांग्लादेश फिर से एक स्थिर उभरता हुआ देश बन सकता है, जैसा शेख हसीना के पहले दौर में था। लेकिन सफलता तभी संभव है जब दोनों देश पुराने विवादों को टेबल पर रखकर बात करें। बिना संबंध सुधारे गंगाजल, बॉर्डर माइग्रेशन जैसे मुद्दे सुलझाना मुश्किल है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में ये बदलाव महत्वपूर्ण है। भारत का पड़ोसी देश अगर स्थिर रहा तो पूरे क्षेत्र को फायदा होगा, लेकिन अगर पुराने झुकाव फिर लौटे तो तनाव भी लौट सकता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या तारिक रहमान भारत के साथ संबंधों को पहला जैसा बनाने में कामयाब होंगे? क्या जमात की मौजूदगी नए तनाव पैदा करेगी? क्या शेख हसीना कभी वापस जा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दोनों देश लंबे समय तक व्यवहारिक सहयोग बनाए रख पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।